क्लियर है? मगर एक जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, एक पार्टिकल ऐसा था आउट ऑफ 20,000, हर 20,000 दानों में से एक पार्टिकल ऐसा था जब वो आता गया तो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराता, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराता, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराने के बाद ये वापस क्या हो जाता, बाउंस बैक कर जाता। क्या कर जाता भैया? बाउंस बैक कर जाता। कितने डिग्री के ऊपर? 180 डिग्री के ऊपर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, बेहतर से भी ऊपर होगी, ऊपर से भी सुपर होगी। मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, दैट इज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और वी कैन से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए भैया, बातों को फोकस क्या करें। पहले हमारे पास डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर डिस्कवरी प्रोटॉन, फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जब तक सारी सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास तीनों डिस्कवर हो गई, फिर इस चीज़ को हमने ज़ेर बहस लाया कि कौन से पार्टिकल एटम के अंदर कहाँ पर मौजूद हैं। फिर साइंटिस्ट इस पर सोचने लगे कि कौन सा पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ पर मौजूद हैं। फिर ये पॉइंट जो था वो हमारे लिए चैलेंजिंग था फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर साइंटिस्ट। ये आपके पास चैलेंजिंग था कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल कहाँ पर मौजूद है। एक मिनट का उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट आए, दैट वाज द जे थॉमसन। उसने अपना एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल चूँकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बहरहाल हम थोड़ा सा टच देंगे, ज़्यादा टच नहीं दे सकते। थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल ये बोल रहा था, ये कह रहा था कि तमाम तरह एटम्स मुश्तमिल होती हैं इलेक्ट्रॉन सी के ऊपर, और इनमें डिस्पर्स पाई जाती हैं प्रोटॉन्स, इनमें डिस्पर्स पाई जाती हैं प्रोटॉन्स। दिस मॉडल वाज कॉल्ड एज जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। दिस प्लम पुडिंग मॉडल वाज फेल्ड। ये फिर क्या हो गई, फेल हो गई। उसकी वजह ये थी, पहला पॉइंट तो ये था कि उसने ये बोला था कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक तो डिस्पर्स हैं, और साथ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी जगह पर खड़ी हैं, जिससे मुराद है एटम का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैटिक है। हालांकि एटम का स्ट्रक्चर स्टैटिक नहीं होता, एटम का स्ट्रक्चर जो वो डायनामिक, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। पहली फेल्यूर तो ये थी। सेकेंड फेल्यूर जो आ रही थी इस मॉडल का, वो ये था कि इसने एटम के मास को डिस्पर्स किया था। उसने बोला था कि एटम का मास एक जगह पर नहीं है, बल्कि वो पूरे एटम में डिस्पर्स फॉर्म में मौजूद है, हर जगह पर मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला मॉडल आया, सेकंड मॉडल जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज़ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये मॉडल कैसे मौरज़ वजूद में आया, उसके लिए डिस्कवरी की गई। अब किस तरह की डिस्कवरी थी? ये डिस्कवरी करवाई गई थी बाय रदरफोर्ड इन 1911 थ्रू अल्फ़ा स्कैटरिंग मेथड। फिर वही अल्फ़ा की फायरिंग हमने करवानी है, अल्फ़ा पार्टिकल की हमने बम्बार्डमेंट करवानी है। ठीक है जी, उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा स्कैटरिंग मेथड। अच्छा, ये मौजूद है, दिस इज़ द अल्फ़ा सोर्स। ये क्या मौजूद है? अल्फ़ा सोर्स मौजूद है। शजिया का रख ब्लू।
ये मौजूद है अल्फ़ा सोर्स। अल्फ़ा सोर्स से मुराद कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अल्फ़ा सोर्स से मुराद है कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, आप कह सकते हो इट में बी पोलोनियम, इट में बी यूरेनियम, मीन कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फा पार्टिकल निकाल सकता हो, जो अल्फा पार्टिकल निकाल सकता हो। अच्छा, अब सामने हमने रखी थी, अल्फा सोर्स के सामने हमने रखी थी एक सर्कुलर ग्लास ट्यूब। ऐसे हमने एक ग्लास की वॉल रखी थी, ग्लास की वॉल, ट्यूब नहीं सॉरी, ग्लास की एक वॉल रखी थी हमने, ऐसे ग्लास की वॉल रखी थी हमने, खड़ी की थी, ऐसे खड़ी की थी हमने एक ग्लास की वॉल। जिस तरह आपके पास ये एक ग्लास की वॉल ऐसे खड़ी की थी हमने, ऐसे ऐसे। ये ग्लास वॉल, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया हुआ है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्लास वॉल, शीशे का बना हुआ एक दीवार है। और इस शीशे के बने हुई दीवार के को हमने पेस्ट करवाया हुआ है, हमने लगवाया हुआ है यहाँ पर। हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पर पेस्टिंग की हुई है, हमने यहाँ पर पेस्टिंग की हुई है। हमने यहाँ पर पेस्टिंग की हुई है जिंक सल्फाइड की, जो कि एक फ्लोरेसेंट कंपाउंड है। हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। यहाँ पर हमने इस ग्लास वॉल को हमने चढ़ाया हुआ है जिंक सल्फाइड। क्या चढ़ाया हुआ है? जिंक सल्फाइड। इनकी दीवारों को हमने चढ़ाया हुआ है जिंक सल्फाइड। ये उसका अंदरूनी हिस्सा है और ये बैरूनी हिस्सा। हमने अंदरूनी हिस्से को क्या लगवाया हुआ है? जिंक सल्फाइड हिस्सा। इस जो ग्लास वाले इसके बैरूनी हिस्से को नहीं, अंदरूनी हिस्से को हमने लगाया हुआ है जिंक सल्फाइड, फ्लोरेसेंट कंपाउंड। जिंक सल्फाइड इज व्हाट? जिंक सल्फाइड इज नथिंग बट इट इज अ फ्लोरेसेंट कंपाउंड। ये फ्लोरेसेंस देने वाली कंपाउंड है। ऐसी कंपाउंड है कि जब इस पर रोशनी या एनर्जी लगती है तो ये रोशन हो जाती है, लाइटनिंग शुरू कर देती है, ग्लो दे देती है। सच कंपाउंड इज कॉल्ड एज फ्लोरेसेंट कंपाउंड। तो जिंक सल्फाइड भी एक फ्लोरेसेंट कंपाउंड है, सही है। अच्छा, इसके दरमियान में, सेंटर में, इस ग्लास वॉल के दरमियान में हमने रखी थी, यहाँ पर खड़ी की थी हमने गोल्ड फॉइल। क्या खड़ी की थी हमने? गोल्ड फॉइल। ये जो हमने रखी हुई दिस रेड कलर, ये जो जाली नुमा मैंने बनाया हुआ है, ये जाली नुमा असल में नहीं है, बस मैंने आप लोगों को कुछ समझाने की खातिर से जाली नुमा बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट? दिस इज द गोल्ड फॉइल। ये सोने की पथरी थी, नरम पथरी। और इसकी नरमी कितनी थी, ये कितनी नरमाहट रख रही थी? तो इट वाज 0.004 सेंटीमीटर। कितनी रख रही थी ये थिकनेस? 0.004 सेंटीमीटर। ज़रा चेक कर लें। वारिशा जी, अल्लाह आए, ठीक है। अच्छा, 0.004 सेंटीमीटर। आप कुछ बुक्स से लिखते हैं 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है जी, 0.004 सेंटीमीटर, और वी कैन से 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। क्लियर भैया? चले जी, मतलब बहुत ही नरम चादर थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लड़के यहाँ पर क्वेश्चन यही करते हैं कि सर हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों उठाया हुआ था, हमने कोई और क्यों नहीं उठाया? देखिए भैया, एक्सपेरिमेंट्स पहले ही अटेम्प्ट में डन नहीं होती, मुख्तलिफ सारे एक्सपेरिमेंट्स की हुई होती हैं। सिल्वर भी उठाया होगा, निकल भी उठाया होगा, गोल्ड भी उठाया होगा। अब गोल्ड पर वो कामयाब हुआ तो उन्होंने गोल्ड लिखा, हमारे लिए गोल्ड पहुंचा, हम गोल्ड लिख रहे हैं बुक्स में। मगर एक्सपेरिमेंट्स एक ही
वारी में डन नहीं होती, इसके लिए हमें मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स मारने होते फिर जाके वो कामयाब हो जाती हैं। अच्छा, अब लड़के यहाँ पर कहते हैं सर हमने गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया या गोल्ड फॉइल क्यों कामयाब हुआ। देखिए गोल्ड फॉइल का रीज़न ये है उसको उठाने का, एक तो रीज़न ये है गोल्ड फॉइल का, मुख्तलिफ सारे रीज़न है। रीज़न नंबर 1 कि ये लार्ज साइज रख रही है। क्या रख रही है भैया? ये थोड़ी सी लार्ज साइज की है, इसका साइज लार्ज है नंबर 1। इसके एटम जो होते हैं ये बड़े साइज के होते हैं। नंबर 2, इट इज इनर्ट मेटल। ये कौन सा मेटल है? ये इनर्ट मेटल है। ये मेटल की वो फैमिली है जो रिएक्शन नहीं दिखाती, जो रिएक्शन नहीं दिखाती, तो इसे हम बोलते हैं इनर्ट मेटल। ये रिएक्शन नहीं दिखाती आसानी के साथ, रिएक्टिविटी नहीं दिखाती, अपने आप को डिकम्पोज या डिनेचर नहीं करती, ये इनर्ट इन नेचर है, रिएक्शन नहीं करती एटमॉस्फेयर के साथ, चीज़ों के साथ आसानी के साथ। ठीक है जी, इस वजह से हम कहते हैं कि हमने गोल्ड लिया हुआ था, गोल्ड फॉइल लिया हुआ था। थर्ड पॉइंट ये मेलिएबल है। क्या भैया? मेलिएबल से मुराद कि हम इसे बाय फोर्स प्रेशराइज करके हमको इसको नरम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम बड़े नरम शीट में कन्वर्ट कर सकते थे, इस वजह से इतने नरम शीट में, ये बहुत नरम शीट है, ये माइक्रोमीटर में जा रही है। माइक्रोमीटर बहुत नरम शीट होती हैं। तो ये इस नरम शीट में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, या इसका नरम शीट हमने बना दिया। कितना नरम शीट? 0.0004 सेंटीमीटर, जो कि बाकी मेटल्स का बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, गोल्ड का ही बनता है, इस वजह से हमने गोल्ड उठाया हुआ था। पॉइंट नंबर 1 लार्ज साइज है, उसका रीज़न क्या मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 इनर्ट मेटल है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती आने वाली सब्सटेंस के साथ। नंबर 3 ये मेलिएबल है। मेलिएबल से मुराद हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू शीट्स। क्लियर है? अच्छा, ये तो था गोल्ड फॉइल, हमने गोल्ड फॉइल लिया हुआ था। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रन किया, एक्सपेरिमेंट को कैसे रन किया? उन्होंने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहाँ पर अल्फा रेज फायर करवाए। किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। यहाँ से अल्फा रेज, अल्फा पार्टिकल फायर करवाए। जरा ध्यान दीजिए, अल्फा पार्टिकल ये क्या निकली? दिस इज व्हाट? दिस इज द अल्फा पार्टिकल। हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल क्या है, हमने डिस्कस किया हुआ है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में भी मौजूद है। अल्फा पार्टिकल से मुराद है हीलियम +2 चार्ज, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम +2 चार्ज, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम +2 चार्ज इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल जब हमने फायर कर दिए, चूंकि ये स्मॉल पार्टिकल है, वो बहुत तेज़ मूव करती है, और हमें पता है जब भी कोई स्मॉल पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल तेज़ मूव करती है तो वो वेव नेचर में कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेज। तो ये मूव कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ अल्फा रेज। किस फॉर्म में भैया? अल्फा रेज की फॉर्म में ये मूव करने लगी। जब ये मूव करने लगी टुवर्ड द गोल्ड फॉइल, वहाँ से ये 99% मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थी वो क्या हो गई? वो पास आउट हो गई। क्या हो गई भैया? वो हमारे पास पास आउट हो गई। और जो ये पास आउट हो गई, वहां पर पीछे ये किस साथ? ये इन दीवारों के साथ टकराती गई, और जहां पर ये टकराती गई वहां पर ये क्या देती गई? ग्लो देती गई। क्या देती गई? ग्रीनिश ग्लो देती गई। जब ये टकराती गई, ये अल्फा पार्टिकल आती गई, टकराती गई किसके साथ? इस ग्लास वॉल के साथ। ये गोल्ड फॉइल से क्रॉस होती गई, जब क्रॉस होती गई तो पीछे टकराती गई किसके साथ? इस ग्लास वॉल के साथ। और इस ग्लास वॉल पर क्या मौजूद? जिंक सल्फाइड। जो जब वो जिंक सल्फाइड के साथ टकराती थी तो जिंक सल्फाइड क्या कर देती थी? रोशनी दे देती थी, ग्लो कर जाती थी। क्या कर जाती थी भैया? ग्लो कर जाती थी। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि कितनी % पास हो रही थी? तो पास हो रही थी 99%। 99% पास्ट, पास हो गई बगैर किसी डिफ्लेक्शन के, मुकम्मल तौर पर पास हो गई बगैर किसी डिफ्लेक्शन के। साइडों पर नहीं गई, बिल्कुल उस गोल्ड फॉइल से निकल गई, उस गोल्ड फॉइल से सीधे हमारे पास निकल गई।
कितने परसेंट? 99%। बट सम ऑफ दी मीन 1% जो पार्टिकल थी, जब वो यहाँ से आई अल्फ़ा पार्टिकल, मैं इसको डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ, उसके बनाने का रीज़न ये है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। बट ये जो आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल आ गई, इनमें से 1% अल्फ़ा पार्टिकल जो थी वो साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई। साइडों पर क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। साइडों पर क्या हो गई भैया? साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई। तो जब ये साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई, इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दे दिया यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स पर क्या दे दी? ग्लो दे दी। डिफरेंट एंगल पर ये डिफ्लेक्ट हो गई और डिफरेंट एंगल पर इन्होंने क्या दे दी? यहाँ पर ग्लो दे दी, जिससे ये साबित हुआ कि कुछ अल्फा पार्टिकल साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई है। वो आई हुई है, टकराई हुई है किस साथ? गोल्ड फॉयल के साथ, और साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई। कितनी परसेंट डिफ्लेक्ट हो गई? ज़रा डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो याद कर लें। वो आपके पास कितनी आ रही है? 1%। 1% जो थी वो से क्या हो गई? वो डिफ्लेक्ट हो गई। किस पर? एट सम एंगल्स डिफ्लेक्टेड। नाइन्टी 99% पास हो गई और 1% क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई। चले जी, अब एक दाना ऐसा था 20,000 दानों में से एक दाना, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं, जिसको मैं रेड कलर से ले रहा हूं। एक पार्टिकल ऐसा था जो आता गया आता गया आता गया आता गया, टकराता गया किसके साथ? इस गोल्ड फॉयल के साथ, और 180 डिग्री, और 180 डिग्री पर ये वापस बाउंस बैक कर गया। कितने डिग्री के ऊपर? 180 डिग्री के ऊपर वापस बाउंस बैक हो गई। 180 डिग्री पर क्या हो गई? बाउंस बैक हो गई। कितनी? 1। कितने में से? आउट ऑफ 20,000। 20,000 दानों में से एक दाना ऐसा था जो जाता गया और वापस 180 डिग्री पर बाउंस बैक होकर पीछे आता गया। फिर अगर 40,000 दाने जाते तो 2 दाने आ जाते, अगर 60,000 हम छोड़ देते तो 3 आ जाते, अगर 80,000 जाते तो 4 दाने आ जाते, अगर हम 1,00,000 अल्फा पार्टिकल छोड़ते तो उसमें से 5 अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस बैक कर जाते। क्या कर जाते? बाउंस बैक कर जाते। अब इस एक दाने ने रदरफोर्ड को हैरान कर दिया, परेशान कर दिया कि बाकी आ रही है, निकल रही है, पास आउट हो रही, 99% पास आउट हो गई, 1% साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई, ये एक दाना वापस पीछे क्यों आया? इस एक दाने ने बहुत ज़्यादा उसको क्या किया? परेशान किया। तो यहाँ पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट को रोक दिया। फिर जाके उसने क्या निकाली? अपने साथ एक कंक्लूजन निकाली, और कंक्लूजन कुछ यूँ निकाली। उसने बोला कि असल में ये हो चुका है, ऐसा हो चुका है। उसने बोला ऐसा हो चुका है, ये कंक्लूजन है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, अभी मैं कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। रदरफोर्ड ने कहा कि सर कि असल में ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका, मैं को जूम कर रहा हूँ। उसने कहा ऐसा हो चुका है कि उसने बोला कि असल में ऐसा हो गया है कि ये जो एक पार्टिकल बाउंस बैक हो रही है उसके साथ कुछ यूं हो रहा है, उसके साथ कुछ यूं हो रहा है। चले जी ज़रा इसकी कंक्लूजन निकालते हैं अभी कि क्या हो रहा है इसके साथ। ये एक पार्टिकल वापस क्यों आई थी पीछे? उसने ये कंसिडर किया, ये कंक्लूड किया कि तमाम तर एटम्स, इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन निकाली। उसने कहा असल में ऐसा हो चुका है कि तमाम तर एटम्स लार्ज एम्प्टी स्पेस पर मौजूद हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेस पर मौजूद हैं, लार्ज एम्प्टी स्पेस पर मौजूद है। तमाम तर एटम्स लार्ज एम्प्टी स्पेस पर मौजूद हैं।
तमाम तर एटम्स लार्ज एम्प्टी स्पेस पर मौजूद हैं, तभी तो अल्फा पार्टिकल आ रही थी, ब्लैक कलर की अल्फा पार्टिकल आ रही थी, 99% क्या हो रही थी, पास आउट हो रही थी। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रही थी, पास आउट हो रही थी। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रही थी भैया, पास आउट हो रही थी, जिससे यह साबित हो रहा था कि एटम का 99% हिस्सा जो है वो क्या है, वो खाली है, एम्प्टी है। मगर कुछ कितना परसेंट, 1% साइडों पर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। 1% साइडों पर क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। उसने बोला ये डिफ्लेक्ट क्यों हो रही थी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एटम के सेंटर में क्या मौजूद है, एटम के सेंटर में, तमाम एटमों के सेंटर में एक ऐसी डेंस बॉडी, मैसिव बॉडी, सेंट्रल बॉडी मौजूद है कि जिस पर जो ग्रीन कलर की पार्टिकल आ रही थी, 1% जो डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये आ रही थी, आई हुई थी और टकराई हुई थी, साइडों पर क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। आ गई थी और साइडों पर क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। साइडों पर आ गई थी, क्या हो गई थी, डिफ्लेक्ट हो गई थी। साइडों पर आ गई थी, क्या हो गई थी, टकरा के साइडों पर डिफ्लेक्ट हो गई थी। क्लियर है। मगर एक जो रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, एक पार्टिकल ऐसा था आउट ऑफ 20,000, हर 20,000 दानों में से एक पार्टिकल ऐसा था, जब वो आता गया तो बिल्कुल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराता, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराता, और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकराने के बाद ये वापस क्या हो जाता, बाउंस बैक कर जाता। क्या कर जाता भैया, बाउंस बैक कर जाता। कितने डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर, जिससे ये साबित हुआ कि ये वाला पार्टिकल बिल्कुल सेंटर ऑफ एटम और सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से टकरा रही है, जिससे ये मुराद हासिल हो रहा है कि तमाम तर एटमों के सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। तमाम तर एटमों के सेंटर में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, कि जिसके साथ अल्फा पार्टिकल टकरा रही है और वापस बाउंस बैक हो रही है। ऐसे सेंट्रल बॉडी को उन्होंने नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। क्या नाम दिया उन्होंने, नाम दिया न्यूक्लियस का। दे नेम्ड इट एज अ व्हाट, एज अ न्यूक्लियस। और ऐसे आके क्या हो गई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो गई। और इससे ये भी साबित हो गया कि एटमों का जो मास है वो डिस्पर्स नहीं होता, जिस तरह किसने बोला हुआ था, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल में बोला हुआ था कि एटमों का जो मास है वो डिस्पर्स है। मगर वो डिस्पर्स नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो सेंट्रल में एक बॉडी में मौजूद है और उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ऐसे आके क्या हो गई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी हो गई और एटम का एक नया स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया, जिसे हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड ने अपना फिर एक एटॉमिक मॉडल बनाया, अपने पास्टुलेट दिए इन कंक्लूजन, और इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक इनको दोनों को मिला के उसने एक अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, अपने पास्टुलेट्स पेश किए, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन, द पास्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। काइंडली पिक्चर ले लीजिएगा ताकि फिर हम आगे मूव कर सकें। पिक्चर ले लें, शाबाश। ये थी हमारी डिस्कशन आज की अबाउट दी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट ले रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर बाद में उसकी डिफेक्ट्स की भी बात करेंगे। ये रही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक्सपेरिमेंट जो उसने डन किया था। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, द खुदाए पामान।